फेनिका ओपन करोगे क्या? सर ओपन करके प्रेजेंट करूं क्या? हाँ 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 प्रेजेंट कर दो। सर एक डाउट है। हाँ बच्चा बोलो। सर जो आपने लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखवाया था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसमें आपने हाँ लिखवाया था हाँ cos थीटा। तो क्या सर लिखवाया था जो मैंने? उसमें क्या लिखवाया था? पीई cos थीटा, हाँ तो सर ये कब लगेगा? कब लगेगा? जब आपने सी दैट वाज द पोटेंशियल माइनस पी cos थीटा होगा ना यार, पी cos थीटा थोड़ी ना होगा। हमारी पीई cos थीटा, हाँ। So that is the potential energy of the dipole when it is placed at an angle of theta in an electric field. That is not change. That is the absolute potential energy. जबकि अब आपने 90 डिग्री एंगल पे रेफरेंस जीरो मान रखा है तो और सर अगर क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया हुआ है कि इनिशियल एंगल उसका क्या था, बस हमें ये दिया हाँ है कि इसे हमने इतने डिग्री से रोटेट किया है, बेटा तो हम रोटेशन में तो चेंज एक सेकंड रोटेशन में तो चेंज निकालते हैं तो चेंज में तो आप बोलोगे सर चाहे वो 0 से लेके 60 डिग्री का निकालो और 60 से 120 का cos थीटा कोई माइनस cos। हाँ तो ये मान के चलो कि 0 से ही रोटेट कर रहे हैं। 0 से मतलब 90 डिग्री से इनिशियल। नहीं नहीं एंगल थीटा 0 से। अच्छा आप ये बोल रहे हो कि ओके इसलिए आपने भी इसलिए भेजा था कि वो इनकम्प्लीट है। अच्छा ओके ये वाला डाउट था क्या तुमको? ये सर उस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि वो इनिशियली कहाँ है। समझ गया मैं। हाँ फिर तो 90 डिग्री से मान के चलो आप फिर उसी से आएगा आंसर फिर। या फिर उसे मेंशन करना चाहिए फ्रॉम 0 डिग्री टू 60 डिग्री। करेक्ट करेक्ट उसमें वो चीज मेंशन नहीं है तो या तो वो 0 डिग्री उसे मेंशन करना पड़ेगा और नहीं तो आप 90 डिग्री से मान के चलो। सर ठीक है फिर वो 90 डिग्री से भी नहीं आ रहा है। जीरो को यस सर, 0 वो से आ रहा है। 0 डिग्री से आ रहा है सर। हाँ तो फिर वो रेफरेंस 0 लेना पड़ेगा उसको। करेक्ट करेक्ट ठीक है। 0 0 मान के चलो 0 फिर उसमें रेफरेंस गिवन होगा। ठीक है चलो क्लियर है। उसके से फिर उसको 0 देना पड़ेगा। नेक्स्ट और कोई डाउट? सर वो जो क्वेश्चन 15 था उसका आंसर। 15 बोलो क्वेश्चन कौन सा है? सर लास्ट क्वेश्चन था उसमें सर उसमें Q1 Q2 Q3 दे रखा है। रेशो निकालना था, Q1 Q2 डीपीपी Q3 ओपन का। करो। ओपन कर लो डीपीपी। तुम्हारी आवाज आती है बट डीपीपी ओपन कर दोगे अगर तो भी आवाज आएगी तुम्हारी। परेशान नहीं हो। सर ये रहा। अच्छा ये चलो इसको हम करके देख लेते हैं। ठीक है इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा सा रोक दो थोड़ी देर के लिए क्योंकि शायद अभी कुछ कंसेप्ट मुझे और सिखाने हैं उसके बाद शायद तुमको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तब हम सॉल्व करके देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है आई एम नॉट श्योर आंसर सही है बट आई एम नॉट श्योर कि आप जो बोल रहे हो वो भी सही है। ठीक है वो तो सॉल्व करने पे ही पता चलेगा कि उसका आंसर सही है कि नहीं है। तो उसको अभी थोड़ी देर के लिए रोक दो। आगे बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। 11। हाँ जी बताओ इसमें क्या है। डाउट बोलो बेटा इसमें। सर 11 में मेरा भी आंसर नहीं आया। आंसर नहीं आया क्या किया आपने? सर पहले जो 10 कूलम जिस रिंग पे चार्ज है उसका पोटेंशियल निकाला उसके सेंटर पे। कितना आया बेटा कैसे निकाला जरा बताओ। सर K/Q/R रिंग के सेंटर पे निकालना है। रिंग के सेंटर तो पे है के के क्यू बाय आर। हाँ। दैट्स इट। दैट्स इट। यस सर। फिगर बनाया था। आपने बोला सर ये दो कोएक्सियल रिंग रखी हुई हैं ऐसे फिर इसके सेंटर पे तुम्हें पोटेंशियल निकालना है। तो एक तो इस रिंग की वजह से होगा इसकी वजह से पोटेंशियल नहीं आएगा क्या?
सर उसके बाद क्या नहीं आ रहा। उसके बाद नहीं आ रहा है। चलो बताओ वैल्यूज क्या क्या गिवन है, जरा बताओ। कहने का जरा बताना क्या क्या गिवन है वैल्यूज। सर दोनों का रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ठीक है। और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है ठीक है। और एक पे चार्ज है 10 कूलम और दूसरे पे चार्ज है 5 कूलम। इसको 10 कूलम मान लेता हूँ, इसको 5। अच्छा देखो अगर हम इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, राइट। तो हमने कहा सर पोटेंशियल एट ए कितना होगा। पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, मतलब 10 बाय आर। 10 सेंटीमीटर है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ, पता नहीं मेरा कैंसिल होगा कि नहीं होगा। चलिए ये तो इसकी वजह से हो गया। इसकी वजह से फॉर्मूला क्या होता है, इसके एक्सिस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला कोई बताएगा कितना ज्यादा। के क्यू अपॉन अंडर आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। आर इज 10 दोनों सेम सेंटीमीटर, है। राइट। आर 10 सेंटीमीटर ही रहता है ना। यस हाँ ये सर। रहता है। यस सर। तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर बाय तो √2 टाइम्स ऑफ 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये आ गया पोटेंशियल एट ए। सिमिलरली आप निकालोगे पोटेंशियल एट बी। तो पोटेंशियल एट बी आएगा आपका k इंटू 5/10 सेंटीमीटर है, ध्यान रखेंगे, प्लस k इंटू 10 √2 इंटू 10। अब आपको क्या निकालना था इसमें बेटा, क्वेश्चन क्या दिया है, क्या पूछा है। सर वर्क डन एक एक करके बोले वर्क प्लीज। डन वर्क डन पूछा है क्यू चार्ज को ए से बी पे ले जाने पे। तो आपने वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इंटू बी बी माइनस बी ए। ठीक है, तो v माइनस बी ए कर देंगे। देखो भाई साहब, सेंटीमीटर को आपको इसमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो इसको आप अगर करेंगे तो मेरे हिसाब से सॉल्व करोगे तो आ जाना चाहिए। क्यू की वैल्यू रख देना, बी की वैल्यू रख देना, वी की वैल्यू रख देना। आंसर नहीं आ रहा है क्या अभी भी। नो सर नहीं आ रहा। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया था। यस सर। अगर सबका सेम आंसर आ रहा है कि आयुषी करेगा चयनी का एंड बाकी लोग क्या आंसर आ रहा है। चलो एक एक करके आयुषी बताना क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा। सर मुझे बोला क्या। हाँ आयुषी तुम्हारा नाम है ना। हाँ सर, एक तो वो जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें उत्तर जो है वो 2-1 दे रखा है सब में। एक तो पूरे भी है, मेरा वो नहीं आ रहा पहला। दूसरा उसमें क्यू तुम्हारा आंसर नहीं, वेट वेट वेट, तुम्हारा आंसर क्या है वो बताओ। 50/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस √2 अपॉन 50/, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाँ, इंटू क्यू इंटू इंटू क्यू। रूट बाय आवाज नहीं आ रही, कट रही है तुम्हारी, किसी बताना। 1 माइनस √2 अपॉन √2। 1 माइनस √2/√2 ऐसा। यस सर। अच्छा गरिमा जरा बताना तुम्हारा भी यही आंसर है। यस सर। यानी का सर मैंने थोड़ा गलत तरीके से सॉल्व कर दिया था, मेरे को ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा एक बार। चलो, और कोई किसी ने इसका आंसर निकाला हो, एनीबॉडी एल्स। 3 लोगों के अलावा कोई बोल ही नहीं रहा है यार, पूरी क्लास में 50 लोगों की क्लास में और किसी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अब मुझे जरा बताओ तुम्हारे आंसर की में क्या आंसर दे रखा है। करेक्ट आंसर एनीवन। q/8 पाई एप्सिलॉन नॉट एक ब्रैकेट सेकंड एक में सेकंड एक सेकंड बेटा। खुशी फिर से बोलना। q/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में √2 - 1 √2 - 1 अपॉन √2। बताइए 50 नहीं आ रहा है। सर
सर और ऑप्शन में जो ऊपर पूरे ग्रुप में ही है। देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो उसने मैग्नीट्यूड वाइज रखा है, तुम √2 - 1 रखोगे तो पॉजिटिव आएगा वरना ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूर गड़बड़ है, इसको मुझे देखना है। चलो मेथड सीख गए हो, मैं चेक कर लूंगा एक बार आंसर, ठीक है। ये √2 - 1 1 √2 में तो देखो आप लोग प्लस माइनस का कुछ गड़बड़ कर रहे होगे, ए से बी या बी से ए या ए पॉइंट बी पॉइंट गलत कुछ ऊपर नीचे हो रहा होगा, तो उसमें वर्धन का मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। हाँ यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये 50 और ये इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, तो वो एक बार मैं देख लेता हूँ, हो सकता है आंसर 10 मीटर दे रखे हो, अगर 10 मीटर के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो कुछ और आएगा। आर यू श्योर आपने 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लिया था मीटर्स में? यस सर। चलो, और हो सकता है कि उनको नहीं कन्वर्ट करके शायद आंसर आ जाए, तो ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर दे रखा हो और वो मीटर देना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं आई क्रॉस चेक दिस आंसर, बट प्रोसेस समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। अगर आप लोगों ने इस तरीके से ही सॉल्व किया था तो फिर आप लोग सही कर रहे हैं, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ए पे निकाल रहे होंगे, बी पे निकाल रहे होंगे, और आपने कहा सर वर्क डन होगा बी माइनस बी है, इसमें बस ये देख लेना ए बी पॉइंट प्रॉपर्ली डिफाइन होंगे उसमें, तो उसको सही लेना है सीक्वेंस में कि सर ए किसको बोला गया और बी किसको बोला गया है, उस चीज को और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड वर्क डन इज इक्वल टू q इनटू v माइनस ba, ये आपका प्रोसेस होगा। कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा होगा, मे बी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हो सकता है, या फिर हो सकता है आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो, दोनों ही चांसेस है। आई क्रॉस चेक का, बाकी दिस इज इट। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो, इस प्रोसेस में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? सर क्वेश्चन 12 भी नहीं हुआ मेरे से। जरा ओपन करो 12 क्या है। सर ये रहा। क्या बोल रहा है 12? टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है भाई। A third charge Q3 is moved along the arc of a circle of radius 40 centimeter from C to D. The change in the potential of the system. हाँ कहने का बेटा इसमें क्या बताऊं, मैं ही बताऊं, मतलब हुआ नहीं कि मेरा आंसर गलत आ रहा है। सर मेरा इसमें आंसर आ ही नहीं रहा है। क्या किया आपने बताओ जरा। सर मैंने सर दो चार्जेस को लिया, मतलब सर के Q1 Q2 अपॉन R12 ऐसे करके सबको ऐड किया था। सबको ऐड किया, कितने चार्जेस हैं? दो ही है ना, कितने? 3 चार्जेस है ना, कितने? 3। तो भाई साहब आपने बोला देखो क्यों 3 चार्जेस में से 2 चार्जेस की बीच की डिस्टेंस में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पर जरा देखो कि सर ऐसा कुछ दे रखा है, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, ये शायद डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, 30 या 3 जो भी है मुझे नहीं मालूम, और ये 40 है, ठीक है। अब जरा देखो ये मैं नंबर पता है क्या, इसका नंबर क्या दे रखा है? Q3, इसका Q1 और इसका Q2, ऐसा ही है ना? यस सर। देखो आप क्या बोलोगे सर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आने वाला है, तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी पहले भी सेम थी और बाद में भी सेम है, तो इनसे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। फर्क पड़ेगा इनसे। मैंने कहा देखो Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस 40 है, मैंने कहा जब आप इसको यहाँ लेके आ गए तब भी आप Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 40 है। क्या इनके बीच में भी कोई फर्क आएगा? आप बोलोगे सर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? Q1 और Q3 के बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितनी है? 40। आपने बोला आप इधर भी लेके आ जाओगे तो भी Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 40। क्या इनके बीच में पोटेंशियल में कोई चेंज आ रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं आ रहा। मतलब इसमें तो बेसिकली आप बोलोगे ये वाली डिस्टेंस सिर्फ Q2 और Q3 के बीच की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? K Q3 Q2 बाय डिस्टेंस कितनी है? ये 50। ये इनिशियल हो जाएगा मान लो, और आप बोलोगे फाइनल कितना हो जाएगा जब ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी? केवल 10। तो आप बोलोगे K Q3 Q2 बाय 10 सेंटीमीटर।
तो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। चलेगा? ओके सर, यस सर। बाकी लोगों के हो गया था ये? यस सर। ठीक है, आप कहो सर आपको ये अगर इतना नहीं समझ में आ रहा, आपने इतना सोच लिया मैं नहीं सोच पा रहा था, कोई बात नहीं। आप क्या करोगे, पहले निकाल लो सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल। आप क्या बोलोगे, Q1 और Q2 का लिखोगे k Q1 Q2 बाय 30 प्लस Q1 और Q3 का लिखोगे k Q1 Q3 बाय 40 प्लस Q3 और Q2 का लिखोगे k Q3 Q2 बाय 50। ये इनिशियल पोटेंशियल लिखोगे। आप बोलोगे फाइनल पोटेंशियल कितनी होगी, आप बोलोगे k Q1 Q2 बाय 30, इसमें कोई चेंज नहीं आया। सर k Q1 Q3 बाय 40, इसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। फाइनली चेंज किसमें आएगा, इसमें आएगा। आप बोलोगे कितना हो जाएगा 10। यहाँ से भी प्लस माइनस करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, डिफरेंस केवल इनमें ही आएगा। तो अगर आप पहले ही सोच पाओगे तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप आंसर इसमें जल्दी कर पाओगे। ठीक है, अगर फिगर बनाओगे तो आप ये सोच पाओगे। अगर आप सोचोगे नहीं यार बिना फिगर, क्वेश्चन के फिगर से ही काम चला लेता हूं, तो फिर आप इस पर डायरेक्ट नहीं पहुंच पाओगे। चलिए और कोई क्वेश्चन? सर फोर्थ। जैनी को ओपन करना फोर्थ। जिसको क्वेश्चन देखना है वो चैनिका की स्क्रीन देख सकता है। यार पता नहीं क्यों ऐसा होता है, सिर्फ 3-4 बच्चे डाउट पूछ रहे होते हैं। 58-60 स्टूडेंट्स हैं, केवल 3-4 बच्चों के अलावा और किसी ने डीपीपी की ही नहीं है। एक भी छोटे लोगों की आवाज नहीं आ रही है। चलो 2 चार्जेस प्लस 3.2 माइनस 3.2, इसमें टाइपिंग एरर दिख रही है मुझे। 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होने चाहिए दोनों। आयुषी क्या ये चीज आप फिगर आउट कर पाए थे? पर ये नहीं था डाउट। हाँ मतलब ये भी हो, लेकिन हाँ। मुझे ये डाउट है कि पूछा है इक्विलिब्रियम पे, तो हम स्टेबल वाला लें या अनस्टेबल वाला लें? अच्छा दोनों निकाल लो, ऑप्शन से एक ही मैच करेगा। सर दोनों मैच कर रहे हैं। तो सिर्फ क्या हो गया? साइन का डिफरेंस आ रहा है ना। तो साइन का डिफरेंस आ गया तो बस उसी आंसर चेंज हो गया। दोनों ऑप्शन में दे रखे, दोनों साइन दे रखे हैं क्या तुम्हारे हिसाब से? सर यस सर। ओके, तो फिर तो उसको क्वेश्चन में फिर स्पेसिफाई करना पड़ेगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पूछ रहा है। अगर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पूछा है, जैसा आंसर दे रखा है उस आपसे बता रहा हूं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन में स्टेबल इक्विलिब्रियम पे ही पूछते हैं। कोई नहीं, ऑनलाइन क्वेश्चन में थोड़ी सी भूल चूक माफ किया करो, बहुत सारी टाइपिंग होती है ना, बहुत कम टाइम में ये टाइपिंग हुई है, तो ये छोटे मोटे एरर्स आप थोड़ा सा इग्नोर करें, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत कम टाइम में इतनी चीजें ऑनलाइन आई हैं, तो अभी ये रेक्टिफाई होते होते हो जाएंगी। ठीक है, तो इस छोटे मोटे एरर्स को आप माफ करें बेचारे लोगों पे। ठीक है, चलो बाकी कोई दिक्कत नहीं ना इस क्वेश्चन में? नो सर। चलो ये जो भी छोटे मोटे टाइपिंग एरर भी है ना, प्लीज स्क्रीनशॉट मुझे जरूर भेजते हैं ना, ताकि मैं इनको आगे फॉरवर्ड कर दूं, ताकि ये करेक्शन हो सके। चलिए और कोई डाउट किसी को? सर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें the variation of potential with distance r from a fixed point is as shown below. The electric field at r is equal to 5 मीटर। क्या बताऊं उसमें बेटा? सर इसमें मैंने मतलब 5 और 4 के इंटरवल का स्लोप निकाल के किया एक बार, और एक बार 5 और 6 का, दोनों का ही अलग अलग आ रहा है। दोनों का अलग अलग आ रहा है, सवाल ही नहीं उठता बेटा। अच्छा एक सेकेंड, सर वेट वेट, इसमें अरे इसने ओपन है। गलत कर लिया है क्या कर दिया है? सर। वोल्टेज वाला y एक्सिस है और डिस्टेंस वाला x एक्सिस है, उल्टा देख लिया होगा। नहीं, नहीं मैंने नहीं बेटा, वैसे ही वो देखा। वेट वेट, आप बोल रहे हो कि 4 और 5 के बीच का डिस्टेंस इधर आ रहा है 3, यहाँ पे आ रहा है 1, और 5 और 6 के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस। अच्छा ठीक है, नहीं 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 वो है, कुछ इशू है उसमें। अलग अलग दे रखा है उसमें भी, देखो फिगर में गलती है कुछ। पोटेंशियल
1 2 3 4 5 6, 4 और 5 के बीच में यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 1, 5 और 6 के बीच में यहाँ पर है, हाँ यार उसमें अलग है, ठीक है उस फिगर में मिस्टेक है सर थोड़ी सी। हाँ बेटा, सर इसको हम ऐसे E इक्वल टू dv बाई dr करेंगे ना। हाँ इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर, हाँ तो सर बोलो 5 बोलो। और 0, v के लिए 5 माइनस 0 और r के लिए 4 माइनस 2 नहीं लेंगे। बी के लिए 5 माइनस 0 और आर के लिए 4 माइनस 2। हाँ बेटा, वो आपने 4 और 5 के बीच का स्लोप निकाला है, ठीक है। तो वो यही बोल रहे हैं कि 4 और 5 के बीच में जब आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो आंसर तुम्हारा मैच कर रहा है, लेकिन अगर यही चीज मैं 5 और 6 के बीच में निकालो, स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, स्लोप चाहिए ना, ये स्ट्रेट लाइन, आप यहाँ पर इन दो पॉइंट के बीच को भी यूज करके स्लोप निकाल सकते हो, जो कि आपने इसको यूज किया परपेंडिकुलर वन बेस, आपने बोला ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर वन बेस यूज किया है, या मैं फिर आप बोलूं कि सर यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ के बीच की डिस्टेंस भी निकालूं, या यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस भी निकाल के, ये स्लोप दोनों सेम आने चाहिए, जो कि नहीं आ रहे हैं फिगर में, वो ये बोल रही है। आपने इससे सॉल्व कर दिया, इसके स्लोप से सॉल्व कर दिया, आंसर आपका आ गया, मैच कर गया, इत्तेफाक था। उसने बोला कि सर जब मैं इससे सॉल्व कर रही हूँ तो आंसर मैच कर रहा है, बट इस वाले स्लोप से मैच कर रही हूँ तो नहीं कर रहा है, स्लोप तो दोनों का सेम होना चाहिए ना, स्ट्रेट लाइन है वो, ठीक है। उसमें तो r इक्वल टू 5 पे पूछा है ना, ऐसे ही पूछा ना, r इक्वल टू 5 पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोई उसको 4 से 5 के बीच का स्लोप निकाल सकता है, कोई 5 से 6 का निकाल सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कोई 4 से 6 का भी निकाल सकता है ना। तो उस फिगर में एक्चुअली थोड़ी सी मिस्टेक है, कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक आई है, जो मुझे समझ में आ रहा है वो मिस्टेक है। चलिए का समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? यस सर यस सर। आपको क्या करना है, स्लोप भी तो चाहिए, इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए ना, आप लोग इस पॉइंट पे स्लोप या तो मैं यहाँ से यहाँ तक की लाइन का निकाल लूँ, यहाँ से यहाँ तक की लाइन का निकाल लूँ, या यहाँ से यहाँ तक की लाइन का निकाल लूँ, तीनों एक ही बात कर रहे हैं, तो स्लोप तीनों केस में सेम होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली उस फिगर को देखेंगे तो डेटा जो दे रखा है डेटा पॉइंट से सही नहीं आ रहा है, स्ट्रेट लाइन तो सेम दिख रही है बट डेटा पॉइंट के हिसाब से वो गलत हो सकता है। माइनस डी बाई डी आर 4 6 6 कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, उस फिगर में गड़बड़ है, तो डेटा पॉइंट थोड़े से उसमें कहीं पे गड़बड़ है। चलो और बोलो, बाकी प्रोसेस समझ में आ गया ना, प्रोसेस आ गया मतलब क्वेश्चन आ गया मुझे, बस आंसर में मैं ज्यादा परेशान नहीं हूँ। नेक्स्ट, एनी अदर क्वेश्चन? कोई भी नहीं, हो गए? देखिए कितने लोग हैं, इनकी एक की आवाज नहीं आ रही मेरे पास। अधिबा, अदिति, एहसन, अमन, अमन पॉल, अनिका, अंशु, अंशुम, अरे बहुत लंबी लिस्ट है यार, एक की आवाज नहीं आ रही है, मतलब डीपीपी सॉल्व नहीं हो रही किसी की भी। कितने लोग हैं डीपीपी सॉल्व की, जरा चैट बॉक्स में मुझे जरा बताएं, जितने लोगों ने सॉल्व किए। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? बस 3-4 लोगों के अलावा और किसी का नहीं आया? तीन तक क्योंकि पुष्कर, बाकी कौन करेगा? पुष्कर, हाँ कर लूंगा, सही बात है, तो कर लोगे, नीट के बाद कर लेना, ठीक है। सीमा ने बस लास्ट क्वेश्चन किया, क्यों भाई? सिर्फ लास्ट क्वेश्चन किया और लास्ट बना भी नहीं होगा। सीमा, यू आर फ्रॉम यमुना राइट? याशिका, याशिका ने किया है, मुझे डाउट तो पूछे नहीं, मुझे लगता नहीं है याशिका तुमने किया है। एक भी छोरों के नाम नहीं आए, बाकी सब पता नहीं कहां गायब है। बेटा अमन पॉल जरा अपने डेन से बाहर निकलेगा। अमन,
और तुम्हारी पूरी गैंग, चावला, सेनोरिटा। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। डीबीपी भी सॉल्व करनी होती है गुड इवनिंग वाले। यस सर। ये डाउट तो एक भी नहीं पूछे। नहीं किया सर। नहीं की ना? करूँगा सर। हाँ बेटा तुम करोगे, सही बात है बेटा। अभी जब तुम्हारे पास एकदम फ्री हो, ज्यादा लोड नहीं है, पहले तो बहुत सारे स्कूल से हम 2 बजे आते हैं, 3 बजे आते हैं। अब तो स्कूल जाना भी नहीं पड़ता, क्लासेस चल रही होंगी तो क्लासेस बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। ना आने का झंझट, ना जाने का झंझट, है ना? अब सारे सारे एक्सक्यूजेस ऐसे ही, घर पे बैठे हैं ना, कोचिंग आने जाने में टाइम वेस्ट हो रहा है, घर पे बैठ के पढ़ाई हो रही है तब भी टाइम नहीं मिल रहा बेटा। सॉरी टू से बहुत हार्श वर्ड्स है, बट देखो अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब समझ जाओ कि आप लोगों की नियत नहीं है सॉल्व करने की, और नियत नहीं है मतलब समझ जाओ कि नियत ही आपके साथ नहीं है। जो मेहनत करेगा उसी को रिजल्ट मिलता है, बिना मेहनत के रिजल्ट नहीं मिलते, ये चीज आप लिख के ले लो। बाद में जब आप बोलोगे सर उसका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है, उसके मार्क्स इतने आ रहे हैं, अभी क्या हुआ? अभी तो देखो मैं हर साल देखता हूँ बेटा, हर साल कई सारे बच्चे लास्ट में जब सब कुछ खत्म हो जाता है दिसंबर जनवरी में, तब उनकी आंखें खुलती हैं कि सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। एक 12th बोर्ड की कहानी बता रहा हूँ मैं, एवरी ईयर। और हम वही है, मैं आपको अभी से देखो वार्न कर रहा हूँ कि बेटा देखो कि भैया 12th में पढ़ लो, वरना दिसंबर के बाद से जब आपको रियलाइजेशन होगा तब तक टाइम निकल चुका होगा। ठीक है, चलो चलो कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़े। एनी अदर डाउट्स जो भी थ्योरी सेक्शन में हमने अभी तक पढ़ा? नहीं पढ़ा तो बताओ एग्जैक्टली क्या क्या चीजें लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी। सर एक डाउट है। हाँ बोलो बेटा। सर अगर एक सॉलिड और हॉलो स्फेयर जिनका रेडियस सेम है, अगर उन्हें चार्ज किया जाए तो दोनों का मैक्सिमम चार्ज सेम होगा या अलग होगा? सेम। बट क्यों सर? कैपेसिटेंस का पढ़ना है। देखो कोई भी बॉडी को आप चार्ज दे सकते हो, सोचो मैं चार्ज कितना दे सकता हूँ, ये कैसे डिसाइड होगा ये बताओ जरा, थोड़ा सोच के बताओ। हम्म, उसकी कैपेसिटी पे। कैपेसिटी भूल जाओ, तुम जानती नहीं हो कैपेसिटी क्या होती है। मैंने कहा इस बॉडी को मैं इस इतने चार्ज के बाद चार्ज दे नहीं सकता, मतलब ऐसा क्या हो जाएगा कि मैं उसको चार्ज नहीं दे पाऊंगा। कोरोना डिस्चार्ज हो जाएगा उसके बाद। कोरोना के चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है? डायमेंशंस में। उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड पे, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड पे। हॉलो स्फीयर भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा समझ लो ना, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी जल्दी कोरोना डिस्चार्ज होगा। एग्री? यस सर। तो आप बोलो एक सॉलिड स्फीयर है और एक हॉलो स्फीयर है, दोनों को मैंने क्यू चार्ज दिया, इसके आसपास जो है जस्ट पास में बोलो इलेक्ट्रिक रीजन में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में सेम होगी या अलग होगी? सेम। आई गेट यू गॉट द आंसर। यस सर। चलो एनी अदर डाउट? हाँ सिद्धार्थ, जिंदा है तू? यस सर। पूछना सर चाह रहा है, कुछ वो बोलना चाह रहा है? हाँ सर, सर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, एक बार बता दीजिए। मैंने कहा मान लो कर गए, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कर गए। इसका पोटेंशियल कितना था? 10 वोल्ट, इसका कितना था? 5 वोल्ट। इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? बोलो बोलो।
ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। इस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट। मान लो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट इस नीचे वाले सरफेस पे भी लाई कर रहा है, इस पे भी। इस वाले सरफेस के हिसाब से यहाँ पे 10 वोल्ट होना चाहिए, इस वाले के हिसाब से इंटरसेक्शन पॉइंट पे 5 वोल्ट होना चाहिए। कितना बताओगे आंसर? अरे कुछ तो बोल, नहीं आ तो मना कर दे। नहीं पता। 2 वैल्यूज आने लगेंगी, क्योंकि वो जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट है वो दोनों सरफेस पे लाई कर रहे होंगे। आया ना, ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। तो आप बोलोगे सर एक सरफेस को देखोगे तो वहां पे 10 वोल्ट वैल्यू आनी चाहिए, दूसरे सरफेस को देखोगे तो वहां 5 वोल्ट आनी चाहिए। अब एक पॉइंट पे 2 वैल्यूज तो हो नहीं सकती, इसका मतलब वो दोनों कभी ऐसा एग्जिस्टेंस आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर नहीं सकते, वरना 2 वैल्यू आ जाएगी ना एक ही पॉइंट पे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके सर, थैंक यू। शगुन क्या था आगे में डाउट था तेरे को? जिस शगुन का डाउट पूछा ना। सर ये जो अभी टेस्ट हुआ था, हाँ जी हो गया टेस्ट। यस सर। सर इसके क्वेश्चंस हमें मार्क्स आ गए? यस सर। कितने आए बेटा तेरे? सर मेरे सर 97। फेल? सर आधे सर वो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी उसमें। अच्छा ठीक है, सर काफी मैं दिक्कत है। चलो ठीक है, मान लिया। हाँ आप बोलो, तुम क्या पूछना चाह रहे थे? सर मैं कह रही थी कि उसका क्वेश्चन पेपर हमें मतलब मिलेगा या? मिलेगा मिलेगा, कोशिश कर रहे हैं हम लोग, जुगाड़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको डीपीपी रिव्यू के लिए मिल जाती है, वैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टेस्ट के बाद जब टेस्ट कंप्लीट हो जाए, जब टेस्ट सारी विंडो सबके लिए बंद हो जाए, तो रिव्यू आपके लिए अवेलेबल हो, ताकि आप अपने क्वेश्चन देख सको। ठीक है, तो अभी वो प्रोसेस में है, तो थोड़ा सा इस टेस्ट के लिए आप थोड़ा पेशेंस रखो। मे बी आपके नेक्स्ट टेस्ट तक शायद ही अंदर हो सकता है, कुछ दिनों में आपको वो रिव्यू का ऑप्शन आ जाए। ठीक है, ये चीज मैंने इन्फॉर्म कर दिया आईटी डिपार्टमेंट को, तो डेफिनेटली वो उसके लिए कुछ करे। जैसे डीपीपी आपको रिव्यू के लिए मिल जाती है ना, आप एक बार अटेम्प्ट कर लेते हो, वैसे ही आपको टेस्ट पेपर भी कुछ ऐसा हम कोशिश करेंगे कि आपको अटेम्प्ट, क्योंकि वो बहुत जरूरी है और वो मिलेगा आपको लेटर और सूनर, आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, बाकी लोग जिनके अच्छे मार्क्स आए हों थोड़ा सा मुझे बता दें। 150 के अराउंड कोई पहुंचा है क्या? इजी पेपर था आई गेस। खुशी कितने आए? सर एक्सक्यूज मी। हाँ जी बेटा, सीमा बोलो। सीमा नाम है तुम्हारा? सर नहीं सर, इट्स हानिया। अच्छा हानिया, हाँ यस सर, उसी टेस्ट का एक क्वेश्चन पूछना था कि उसमें ये क्वेश्चन था कि विच ऑफ द चार्ज इज नॉट पॉसिबल, हाँ बेटा। और उसमें सभी ऑप्शंस ऐसे थे 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -18, -19, और थर्ड था 10 रेज टू द पावर -20, और एक इसी लाइन में था हाँ मुझे मालूम है, आगे बोलो, डाउट पूछो। तो सर ये इसका आंसर क्या होगा सर? सभी तो वो है वो सर सभी तो पॉसिबल चार्जेस हैं। नहीं है बेटा, सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। अगर 10 की पावर -19 से भी ज्यादा नेगेटिव पावर आ गई तो वो उससे छोटा हो गया कि बड़ा हो गया? सर छोटा हो जाएगा। क्या वो पॉसिबल है? ओके। आप जा रहे हैं ऊपर? नहीं सर। तो 10 की पावर -19 से ज्यादा पावर थी किसी में? सर 20 थी या 21 थी, कुछ थी। मतलब दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके। चलो क्लियर, चलो फिर आगे बढ़ते। बताओ लास्ट क्लास में एग्जैक्टली क्या 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 चल रहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर चल रहा था क्या? सर कोरोना डिस्चार्ज किया था। अच्छा, कोरोना डिस्चार्ज से पहले कौन कौन से पॉइंट्स हो गए थे जरा बताना मुझे। जैनिका बोल दो यार, कौन कौन से पॉइंट्स हमने इसमें लिख लिए थे?
सर E is equals to sigma by epsilon नॉट कर लिया था और Near sigma the is surface of the conductor, right? yes sir और sigma is inversely proportional to radius of curvature Correct. और equipotential is the whole body of conductor is equipotential Correct. or inside the body of conductor electric field due to induced charges is equal and opposite to the external Okay. ठीक है, ये हमने बात की। चलो आज हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अच्छा, पॉइंट चार्ज, पॉइंट डिस्चार्ज और कोरोना डिस्चार्ज समझ में आ गया ना प्रॉपर्ली कि वो डिस्चार्ज क्यों हो रहा है और क्यों उसको पॉइंट डिस्चार्ज बोला गया। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने कहा सर आपने ये देखा होगा जहां पे भी शार्प पॉइंट्स होते हैं, आपने बोला कि जब भी शार्प पॉइंट्स हमको मिल रहे थे लगभग है ना, थोड़ा शार्प, ये ऐसे शार्प पॉइंट्स अगर मिल रहे हैं तो जब भी आप कोई चार्ज इसको दे रहे हो तो आप क्या बोल रहे हो, प्लस क्यू। मैंने कहा सर ऐसे होता, आप बोलते हो सर जहां पे शार्प पॉइंट्स हैं वहां पे डेंसिटी ज्यादा हो रही है और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से आप बोलते हो कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है। तो उसके आसपास के रीजन में क्या होता है कि वहां पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां पे कुछ पोलर ऐसे मॉलिक्यूल बनना स्टार्ट हो जाते हैं इस टाइप से, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, नेगेटिव, अगर इसको पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो तो ये नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा और पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो रहा होगा। जैसे जैसे आप सिग्मा बढ़ाते जाओगे आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, तो इन मॉलिक्यूल्स पे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं आसपास के रीजन में जो भी है ना, उन पे ये फोर्स बढ़ता जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज और अट्रैक्ट होता जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आप बोलते हो रिपेल होता जाएगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसको हम बोलते हैं कि सर हर एक की क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। हर एक मीडियम की क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, दैट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम में आप बोलोगे पर यूनिट मीटर में जो एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट मीटर में आप बोलते हो कि कितनी एग्जिस्ट कर सकती है, वो उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई तो वो मीडियम कैसा हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज होने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज ब्रेक हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि सर अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो गई तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ऐसे हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाएंगे। ठीक है, ब्रेक हो गया तो आयनाइज होगा, आयनाइज हो गया तो मतलब फ्री चार्जेस आ गए, फ्री चार्ज हो गया मतलब अब वो जो आसपास का इंसुलेटिंग मटेरियल था, मीडियम था, वो अब कंडक्टिंग हो सकता है। उससे क्या होगा कि सर देखिए जो ऑपोजिट वाला चार्ज है वो यहाँ अट्रैक्ट होगा और जो सेम चार्ज होगा वो रिपेल होकर दूर भागेगा। तो जैसे ही ये देखिए ये वाला चार्ज इसके पास आएगा तो ये इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज कर दिया, राइट। कोई भी चार्ज को आप न्यूट्रलाइज कर देते हो तो क्या बोलते हो कि सर ये बॉडी के चार्ज को आपने थोड़ा सा डिस्चार्ज कर दिया। आप क्या बोलोगे, ये वाला चार्ज की वैल्यू कुछ कम होने लगेगी और आप देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ भागते हुए नजर आएंगे। जितना नेगेटिव चार्ज इसको न्यूट्रलाइज करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ भाग रहा होगा। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से निकल के भाग के इधर चला गया। आपको क्या लगेगा कि सर इस बॉडी में से यहाँ से चार्ज लीक होने लगा, इसको हम लीकेज भी बोलते हैं। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज लीक होके ये देखो ये फ्लो करने लगा, ऐसा फील होगा ना आपको। क्या लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ कम हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यही लगेगा कि यही वाला पॉजिटिव चार्ज चल के यहाँ पहुंच गया, तो हम बोलते हैं लीकेज हो गया। तो आप बोलते हैं यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, इसलिए इसको हम कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं, लीकेज ऑफ चार्ज बोलते हैं, पॉइंट डिस्चार्ज बोलते हैं। तो जितना ज्यादा शार्प पॉइंट होगा उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी ज्यादा आएगी, उतना जल्दी डिस्चार्ज होने के चांसेस रहते हैं। अब ये फिनोमिना काफी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कई जगह पे आपको देखने को मिलता है। मैं इसका सबसे सिंपल एग्जांपल देखेंगे तो है दैट इज द लाइटनिंग। लाइटनिंग देखा, लाइटनिंग क्या प्रोसेस होता है, बिजली चमकती है ना। तो लाइटनिंग क्या होता है, देखो लाइटनिंग में क्या होता है कि सर ये ऐसे क्लाउड होता है। ये क्लाउड बेसिकली क्या होते हैं, वाटर ड्रॉप से बने होते हैं, है ना। आप बोलते हो जैसे जैसे ये वाटर ड्रॉप नीचे से एवापोरेशन के फॉर्म में ऊपर जा रही होती है, तो जब ये ऐसे फ्रिक्शन करती हुई जाएंगी, यहाँ से रगड़ती हुई जाएंगी, ऑलरेडी यहाँ पे काफी सारी कंडेंस्ड वाटर वेपर्स हैं। ठीक है, तो जब भी ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगी तो क्या होता जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज छोड़ती जाएंगी ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से वो इस नीचे की तरफ छोड़ती जाएंगी और ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स है, नीचे आप बोलते हो कि वेपर्स के फॉर्म में ऊपर आ रही है। जब ये क्लाउड के अंदर एंटर करती हैं तो वहां पे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है उनसे क्या करेंगी, फ्रिक्शन रब करेंगी,
तो रब करती है तो उनकी टेंडेंसी ऐसी होती है कि सर वो नेगेटिव चार्ज को यहाँ इस सरफेस की तरफ छोड़ती हुई आगे पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो नेगेटिव चार्ज नीचे बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है। अब वो एक्यूमुलेट होता रहता है सर, इतना ज्यादा हो जाता है कि सर यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इधर आसपास की जो नियर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाएगी तो फिर से क्या चांसेस है, कोरोना डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोरोना डिस्चार्ज हो जाएगा। कोरोना डिस्चार्ज होने से क्या होता है, जो आसपास का मीडियम, जो एयर मीडियम था, जो कि अभी तक कैसा था, इंसुलेटिंग था, अब वो कंडक्टिंग बन जाएगा ड्यू टू आयनाइजेशन। तो वही चार्ज वहां से क्या करता है, ट्रैवल करता है। जैसे ये चार्ज था, मान लो ये क्लाउड था, क्लाउड के पास ये चार्ज इकट्ठा हो रहा था, तो आप क्या बोलोगे, जब ये कोरोना डिस्चार्ज होगा तो ये चार्ज फ्लो होकर नीचे की तरफ अर्थ की तरफ भागेगा। वही चार्ज इतना ज्यादा अमाउंट में अर्थ की तरफ आता है, उसको हम बोलते हैं लाइटनिंग। ठीक है, बहुत पावरफुल होती है वो, क्योंकि दिस चार्ज इज ह्यूज। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लाइटनिंग। ये फिनोमेना किस पे बेस्ड है, कोरोना डिस्चार्ज या पॉइंट डिस्चार्ज पे बेस्ड है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। ठीक है, अब होता क्या है कि सर अब लाइटनिंग से बचने के क्या उपाय होते हैं, तो हमने कहा सर लाइटनिंग से बचने के उपाय ये होते हैं कि आप जहां पर घर के अंदर हैं तो घर के अंदर ही रहें। ठीक है, बाहर ना निकलें। अगर आप कार में बैठे हैं तो कार में ही बैठे रहें, कार से बाहर ना निकले। कार में अंदर आप सेफ हैं, एटलीस्ट लाइटनिंग से बचने के चांसेस आपके काफी ज्यादा हैं। ठीक है, ये नहीं सोचे कि सर लाइटनिंग अगर गिर रही है आसपास तो आप कूद के ओपन मैदान में पहुंच जाए, नहीं, आप ज्यादा प्रोन हो जाएंगे। किसी भी टॉल बिल्डिंग्स या पेड़ या टावर के आसपास बिल्कुल भी नहीं रहे, क्योंकि जितनी ज्यादा टॉल होगी वो उतनी ज्यादा क्लाउड के पास होगी, और क्लाउड के जितनी ज्यादा पास होगी उसका चार्ज का फ्लो उसके थ्रू होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। तो हमेशा टॉल बिल्डिंग्स या फिर आप बोलेंगे टॉल ट्रीज हो गए या पिलर्स हो गए, टावर्स हो गए, इनसे हमेशा दूर रहें, इनके क्लोज कभी ना जाएं। ठीक है, कार के अंदर कैसे बचे रहेंगे वो भी अपन बात करेंगे थोड़ी देर में, कि कार के अंदर आप फिर भी सेफ हैं। कार के ऊपर अगर गिर भी जाती है लाइटनिंग तो भी देयर इज अ चांसेस कि आप लाइटनिंग से बच सकते हैं। जल के मर जाए दैट्स द डिफरेंट केस। लाइटनिंग के शॉक से बच सकते हैं, लाइटनिंग के शॉक से शायद आप नहीं मरेंगे। ठीक है, अब इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाए कि आप उसके अंदर जल के मर जाए, दैट्स द डिफरेंट केस। ठीक है, तो वो हम बाद में बात करेंगे। तो यहीं से हम बात करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर की। व्हाट इज लाइटनिंग कंडक्टर? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में क्या होता है, एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा होता है। ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल कांसेप्ट है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। इनके बारे में कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, आपके वाइवास में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपके प्रैक्टिकल वाइवा होते हैं ना उनमें पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक पॉइंटेड सा ऐसे कंडक्टर लगा देते हैं और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं वायर से ऐसे और ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, तो बड़ी बड़ी टॉल बिल्डिंग्स के ऊपर ऐसे पॉइंटेड कंडक्टर लगा देते हैं। मैंने कहा पॉइंटेड का मतलब क्या हो गया सर, कोरोना डिस्चार्ज की प्रॉपर्टी यहाँ पे ज्यादा शो होगी। ठीक है, तो आप बोलते हो कि जो चार्ज फ्लो होके आ रहा है, आपने बोला चार्ज की टेंडेंसी क्या होती है, हमेशा पॉइंटेड सरफेस की तरफ ज्यादा आ जाएगा। जैसे आप कोई भी सरफेस, मैंने कहा यहाँ पे आप चार्ज दे रहे हो तो किधर की तरफ ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, पॉइंटेड की तरफ। तो सेम चीज है, जो चार्ज फ्लो होके आ रहा है, जैसे उसको कोई पॉइंटेड सरफेस मिलेगा वो हमेशा उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे, वो उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, तो जो लाइटनिंग है वो उस पर गिरेगी। बिल्डिंग से पहले वो कंडक्टर पे गिर जाती है, और कंडक्टर कंडक्टिंग मटेरियल, इसको कॉपर वायर से कनेक्ट करते हैं हम, अर्थ में नीचे बरी कर देते हैं। तो जो भी चार्ज फ्लो होता है, एक्स्ट्रा चार्ज लाइटनिंग का, अगर मान लो लाइटनिंग स्ट्राइक भी कर रही है इस बिल्डिंग को, तो इस कंडक्टर को वो स्ट्राइक करती है, क्योंकि आपने क्या बोला सर, चार्ज की टेंडेंसी है कि वो हमेशा पॉइंटेड सरफेस की तरफ ज्यादा गिरेगा, राइट। तो आप बोलते हैं वो सबसे पहले इस कंडक्टर को हिट करेगी, और इस कंडक्टर को हिट करती है तो वो पूरा चार्ज क्या होगा, पूरा उसको पाथ मिल गया कंडक्टिंग पाथ, तो फ्लो के कहां चला जाता है, वो चार्ज अर्थ में चला जाता है और आपकी बिल्डिंग सेफ बच जाती है। ठीक है, तो ये लाइटनिंग कंडक्टर टॉल बिल्डिंग से ऊपर लगे होते हैं, इस तरीके के पॉइंटेड शेप के होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं लाइटनिंग कंडक्टर जो कि आपको सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो मैंने प्रैक्टिकल बातें की, जो कोरोना डिस्चार्ज के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। मैंने कहा थोड़ी सी बातें आगे करेंगे अपन। सर एक डाउट है। हाँ बेटा पूछ ले। सर अगर उस कॉपर वायर को अर्थ में भरी ना करके ऐसे ही फ्री छोड़ दे तो? हाँ, ऐसे ही फ्री छोड़ देगा तो जब कंडक्टिंग पाथ नहीं मिलता तो चार्ज कभी फ्लो नहीं करता है, आपको पता होना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो जब कंडक्टर पाथ नहीं मिलेगा तो उसकी टेंडेंसी फ्लो करने की नहीं होगी, तो वो चार्ज क्या होगा, उस कंडक्टर को हीट कर देगा।
या आप कह सकते हो वो कंडक्टर में जब चार्ज आएगा उसको इन फ्लो नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगा, वो आसपास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो वो बिल्डिंग में फिर से चार्ज आ जाएगा, तो फिर फायदा क्या होगा। ठीक है, कहने का ओके मतलब सर। समझ रहे हो। आप अगर सर्किट है, सर्किट में आपने क्या किया कि सर सर्किट को कंप्लीट नहीं किया, तो उसमें आप चार्ज देते भी रहो, फ्लो नहीं होता, लेकिन आपने यस इतना सर। ज्यादा चार्ज दिया है कि वो कंडक्टर ने तो ले लिया लेकिन आगे फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो कंडक्टर क्या करेगा, कंडक्टर इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो फिर कोरोना डिस्चार्ज कर देगा, और कोरोना डिस्चार्ज करेगा तो आसपास की एयर को फिर से क्या बना देगा, कंडक्टिंग बना देगा, तो फिर से वही लाइटनिंग का इफेक्ट आपको झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए उसको पाथ देते हैं कि वो चार्ज फ्लो के तुरंत कहां चला जाए, अर्थ में चला जाए, और अर्थ अगर टेंडेंसी को जितना चार्ज आप उसको दोगे उतना वो ले सकती है। अर्थ को हम बोलते हैं इनफाइनाइट कैपेसिटी का कैपेसिटर बोल सकते हैं, जितना चार्ज आप उसको देते रहो वो एक्सेप्ट करता रहेगा। ठीक है, चलो ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, अब जरा देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या, इसकी थोड़ा सा लिख लो आप लैंग्वेज में, फिर अपन एक्सप्लेन करते हैं। देखो इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, in the electrostatic condition, comma, if a conductor contains a cavity, if a conductor contains a cavity, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखें, and if no charge is present inside the cavity, and if no charge is present inside the cavity, दिव्या मैम, हानिया, हानिया नाम है उस सीमा नवाब जो यूजर है उसका। सर आपने क्या बताया इनसाइड दी? मैंने लिखा इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इफ a cavity, if a conductor contains a cavity and if there is no charge present inside the cavity, अगर हमने कोई चार्ज उसके अंदर प्रेजेंट नहीं रखा या उसने आपको बोला कि कोई चार्ज उस कैविटी के अंदर हमने नहीं रखा है, ठीक है, then there can be no charge, then there can be no net charge, लिख दो no charge, लिख दो no net charge, लिख लो no net charge anywhere on the surface of, no net charge anywhere on the surface of the cavity. ठीक है, अभी समझेंगे, इसको लिख लो। It means if you are inside the cavity, it means if you are inside the cavity, you can touch any point of the inside surface. You can touch any point on the wall of the cavity or inside surface without being electrocuted. Without being electrocuted. मान लो ये कैविटी है, ठीक है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर क्या है, ये कैविटी है, ये अंदर कैविटी है। अगर यहाँ पर अंदर कोई भी चार्ज नहीं रखा है आपने, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है तो कभी भी इनसाइड सरफेस पे कोई भी चार्ज नहीं आ सकता, चाहे आप कितना भी चार्ज देने की कोशिश करो। मैंने कहा अगर आपने यहाँ से कोई चार्ज इसको देने की कोशिश की, मैंने कहा प्लस देने की कोशिश की या नेगेटिव देने की कोशिश की, सर वो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ रह जाएगा, सर सरफेस पे रह जाएगा, अंदर तो कभी पहुंच ही नहीं सकता।
ठीक है, आप क्या बोलोगे सर, अंदर कभी भी कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर आपने यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रखा है। अगर आप बाहर से कोई चार्ज देने की कोशिश भी करोगे कभी भी वो इनसाइड सरफेस पे नहीं पहुंचेगा। तो आप चुपचाप से उस कैविटी के अंदर बैठ सकते हो, आप अंदर वाले सरफेस को टच भी कर सकते हो, फिर भी आपको कोई झटका नहीं लगेगा, जबकि उस कंडक्टर को आपने चार्ज दे रखा है। ठीक है, जबकि आपने उस कंडक्टर को अंदर चार्ज दे रखा है, बट इस कैविटी में बैठ के आप बड़े आराम से सरफेस को टच कर सकते हो बिना झटका लगे हुए। मैंने आपको कार वाला एग्जांपल दिया था कि सर अगर लाइटनिंग होती है तो आप कार के अंदर फिर भी सेफ हैं। क्यों? क्योंकि लाइटनिंग इसको जब स्ट्राइक करेगी कार को, तो कार एक मेटल कंडक्टर की तरह कर लूं ट्रीट, ऊपर की पूरी बॉडी कैसी है, मेटल की है, और आप उसके अंदर बैठे हुए हैं। तो जो भी चार्ज लाइटनिंग की वजह से इस कंडक्टर को हिट करेगा, मेटल को हिट करेगा, बॉडी को, वो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अंदर वाले सरफेसेस पे कोई भी चार्ज नहीं पहुंचेगा। तो आप कार के अंदर बैठे हैं तो आप सेफ हैं, क्योंकि बाहर वाला चार्ज आपके पास नहीं पहुंच पा रहा है, बाहर वाला चार्ज आपके पास नहीं पहुंच पा रहा है। इस चीज को आप ध्यान दें, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हमारे बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो काफी डेलिकेट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। जब हम ट्रैवल कराते हैं तो क्या होता है कि बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वगैरह की वजह से उसके ऊपर चार्ज आने के चांसेस होते हैं, और थोड़ा बहुत अगर चार्ज आ गया तो वो डिवाइस खराब भी हो सकते हैं। इसी वजह से हम उस डिवाइस को हम कहाँ रख देते हैं, इसके अंदर रख के लेके जाते हैं, इस टाइप की कैविटी में। गलती से किसी रीजन से अगर चार्ज आता भी है तो वो सरफेस पर रह जाएगा, इस डिवाइस को हैम्पर नहीं करेगा, हार्म नहीं पहुंचाएगा। एंड दैट्स व्हाई दिस कांसेप्ट इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और वो डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स को सेफली ट्रांसपोर्ट कराने में यूटिलाइज करते हैं हम इसका, ठीक है। तो आप बोलोगे अंदर आप कोई चार्ज नहीं होगा, तो अंदर आप बोलोगे सिग्मा भी कितना होगा, 0। सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी। आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा हर जगह पे। और पोटेंशियल कितना होगा सर, पोटेंशियल तो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ध्यान रखना, मैंने पहले ही बोला कि आपने अंदर कोई चार्ज नहीं प्लेस किया है। अगर अंदर चार्ज प्लेस कर दिया किसी तरीके से तो सिचुएशंस कुछ अलग हो सकती हैं, वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। अभी हमने अंदर कैविटी को खाली रखा हुआ है, तब की बातें हम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप बोलते हो जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा, पूरी बॉडी में हर जगह पोटेंशियल कैसा होगा, वही होगा, और वही पोटेंशियल आपका कैविटी में भी होगा, ठीक है। क्योंकि पूरा बॉडी आपका क्या कहलाते हो, ये पूरी बॉडी आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। और क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है तो आप बोलोगे इस कैविटी में भी सेम पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, पोटेंशियल 0 होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। क्या ये बात समझ में आया? कहीं किसी को कोई दिक्कत? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख देते हैं तो भी आप बोलोगे कि सर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये इसी तरीके से बिहेव करेगा, चार्जेस ऐसे इंड्यूस हो जाएंगे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, 0 आएगी, जो कि अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, आप फिगर बना लीजिए। हाँ बेटा। सर मोटर के केस में क्या होता है? मोटर जो कूलर में डूबी रहती है उसमें अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे चलती रहती है। बेटा वो तो इंसुलेटर, उसको इंसुलेटेड कवरिंग में रखा जाता है बेटा। उसमें कोई रीजन नहीं है ऐसा? नहीं भाई साहब, बेटा वो वाला उसको इंसुलेटेड कवरिंग में रखा जाता है। उसके अंदर पानी, मतलब समझ लो जो इलेक्ट्रिकल पोर्शन है, वायर वगैरह जहाँ कनेक्शन हो रखे हैं, उसमें पानी गलती से नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी वो शील्डिंग खराब हो गई, जो इंसुलेटेड वायर जो रखा होता है बॉक्स टाइप का बना है, उसके अंदर है सारी चीजें, अगर उसमें कहीं लीकेज हो गया तो पानी अंदर चला जाएगा तो वो खराब हो जाएगा और करंट भी मारता है। तभी पुराने कूलर्स में वो मोटर्स करंट मारना स्टार्ट कर देती है कभी कभी, ठीक है। वो ये कंसेप्ट नहीं है, वो एक अलग कंसेप्ट है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा देखो आप बस प्रॉब्लम्स ही हैं, कोई प्रॉब्लम्स के तहत ही हम कई सारी चीजें सीखेंगे, तो देखते चलेंगे। मेन पॉइंट्स आप कह सकते हो कि ये सारे हो गए। अब जरा देखो, मैंने आपको बोला था कि सर जब भी आप किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, मैंने कहा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसी डायरेक्शन में, राइट।
अब ये कंडक्टर है, क्या है ये कंडक्टर है। आप बोलोगे सर कंडक्टर की बॉडी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, 0। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, तो आप बोलोगे सर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो होगी। इसका मतलब सर इसकी बॉडी पे कुछ इंड्यूस चार्जेस आ जाएंगे इस तरीके से। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज भागेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज भागेंगे। इस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव भी चार्जेस थे और नेगेटिव चार्जेस भी थे। अगर कंडक्टर न्यूट्रल था तो आप बोलते दोनों बराबर थे, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड में भागने में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागने की, और नेगेटिव चार्ज की उनके ऑपोजिट भागने की। तो आप बोलोगे कुछ पॉजिटिव चार्जेस इस सरफेस पे आ जाएंगे, कुछ नेगेटिव चार्जेस इस सरफेस पे आ जाएंगे, और आप बोलोगे अब इनकी वजह से इन चार्जेस को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। किसकी वजह से आ रहे हैं, इंडक्शन की वजह से आ रहे हैं, तो आप इनको बोलते हो इंड्यूस्ड चार्जेस। अब इससे क्या होगा सर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड और जनरेट हो जाएगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं ई इंड्यूस्ड। क्योंकि ये सरफेस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इस तरीके से इंड्यूस हो गए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव चार्जेस से दूर जाती है और नेगेटिव चार्जेस की तरफ जाती है। तो इन चार्जेस के अरेंजमेंट की वजह से मेटल के अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और आप बोलते हो कि सर दिस ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी, और डायरेक्शन वाइज कैसी होंगी, ऑपोजिट होंगी। तो जब भी आप कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसकी बॉडी में कुछ चार्जेस इस तरीके से इंड्यूस हो जाते हैं कि मेटल की बॉडी के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रखने की कोशिश करते हैं, वो 0 रखने की कोशिश करते हैं। तो आप बोलते हो कि अगर इस मेटल की बॉडी की बात करें, अंदर कोई चार्ज था नहीं पहले से, तो आप बोलोगे अंदर कोई चार्ज था नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए पहले इंड्यूस चार्जेस आएंगे, और इंड्यूस चार्जेस क्यों आ रहे हैं वो भी आपको पता है कि पॉजिटिव चार्जेस की टेंडेंसी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागने की, और नेगेटिव चार्जेस की टेंडेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट भागने की। तो वो इस तरीके से भाग के अरेंज करेंगे अपने आप को, ठीक है, सच दैट इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी कोशिश करेंगे, 0। तो अगर मैं बोलूं अंदर ई नेट कितना आ जाएगा, आप बोलोगे अंदर जो ई नेट आएगा वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत? मैंने कहा चलो अगर दिक्कत नहीं है तो जरा देखते हैं, मैंने एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला कि सर ई नेट कितने को आ जाएगा, 0। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इक्वल एंड ऑपोजिट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, सर तो ये जरूरी है कि वो हर बार इक्वल और ऑपोजिट होंगे, इक्वल हो ही। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। अगर वो नहीं है इक्वल तो इसका मतलब चार्जेस का फ्लो रुकेगा ही नहीं, कभी करते ही रहेगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ ही नहीं पाएगी कभी आपकी। इसका मतलब सीधी सी सोचो ना, यहाँ पे चार्जेस कैसे हैं, दे आर फ्री टू मूव। अगर यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज चुपचाप बैठेगा क्या, सोचो। नो सर, मतलब वो मूव करेगा, और वो मूव कैसे कर रहा है सर, इस तरीके से कर रहा है, मतलब वो जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो आप बोलोगे जब चार्ज मूव करते रहेंगे जब तक रेस्ट पर नहीं आएंगे, जब तक कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी नहीं। तो जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी नहीं तब तक वो चार्ज रुकेंगे क्यों? सर तो इसका मतलब फिर कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहेगा, वेरी करता रहेगा, क्योंकि बाहर से तो हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं। बाहर तो अंदर हमेशा 0 ही आएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वेरी क्यों करेगा? मैं इंड्यूस्ड की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, जैसे जैसे आप अरेंजमेंट में रखोगे वैसे वैसे वो इंड्यूस चेंज करेगा, बिल्कुल, नो डाउट। ओके सर, दिस ई इंड्यूस इज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, नो। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो कोई इंडक्शन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी लगाओगे तो इंडक्शन थोड़ा सा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग लगाओगे तो इंडक्शन और ज्यादा होगा। ये तो फॉर श्योर इंडक्शन तो भाई जो इनकमिंग फोर्स है उस पर डिपेंड कर रहा था ना, याद करो। इंडक्शन पे ये बॉडी आ रही थी, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट हो रहे थे, सेम चार्जेस रिपेल हो रहे थे, तो वो तो जो बॉडी उसके पास आ रही थी उस पर डिपेंड करेगा ना यार, कितने अट्रैक्ट होंगे कितने रिपेल होंगे। यस सर, है ना। तो आप बोलो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, मतलब चार्जेस रेस्ट पे आ गए। चार्जेस कब रेस्ट पे आ सकते हैं, जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई होगी।
बिकॉज चार्जेस आर फ्री टू मूव। इफ दे आर फ्री टू मूव तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, नहीं होगी जीरो तो दे विल मूव। इंसुलेटर्स में क्या होता है, दे आर नॉट फ्री टू मूव। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो भी होगी तो भी वो मूव नहीं करेंगे बिकॉज दे आर नॉट फ्री टू मूव, राइट। इसलिए वहां पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलिए एक चीज क्लियर हो गई, राइट। मैंने कहा जरा देखो और एग्जांपल। सर एक और डाउट है। हाँ बोलो कौन है। सर क्या चार्जेस सच में रेस्ट पे होते हैं या हो सकते हैं? चार्जेस सच में रेस्ट पे होते हैं या हो सकते हैं, मतलब क्या कहना चाह रहे हो? बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने एक सर मतलब नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो मूव करता रहेगा ना हमेशा, वो रुकेगा थोड़ी। हाँ बिल्कुल मूव करता रहेगा। चलो मान लिया, आप बोलो। तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन बनी कैसे फिर? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ऐसे बनेगी, मैंने कहा सर मेरे घर में 10 लोग रहते हैं, 5 जा रहे हैं 5 आ रहे हैं, अंदर मेरे हमेशा कंडीशन कितने की रहेगी? 10 की। तो मैं उसको क्या बोलूंगा, सर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ गई है, ठीक है। आप बोलोगे किसी भी इंस्टेंट पे देखोगे मेरे घर के अंदर हमेशा उस लोकेशन में 10 लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। कौन आ रहा है कौन बाहर जा रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, एक लोकेशन पे जो चार्जेस हैं वो एग्जिस्टेंस उसी में करते रहेंगे, ठीक है। तो उसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन बोल सकते हो कि यस सर नेट चार्ज जो भी है, चार्ज पार्टिकल्स हैं वो दे आर इस रीजन में इतने ही मिलेंगे, ठीक है। तो आप उसको भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन बोलोगे कि मतलब आप जिस रीजन को देखोगे उस रीजन में चार्जेस की वैल्यू ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, नंबर ऑफ चार्जेस ना ज्यादा हो रहे हैं ना कम हो रहे हैं, मतलब कितने आपके हिसाब से क्या है, वो रेस्ट पे है। यस आपको सर। क्या पता वो मूवमेंट की वजह से वो बैलेंस आउट कर रहे हैं एक दूसरे को, दैट वी विल कवर इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मानेंगे कि यस सर चार्ज रेस्ट पे आ गए, इसका मतलब, ठीक है। यस सर। ठीक है, वो जो चीज तुम बोल रहे हो वो मोशन है, वो मोशन भी क्या है, वो लोकलाइज मोशन है यार, तो बहुत छोटे छोटे उसमें घूम रहे हैं, उस रीजन में वो आपस में घूमते रहे, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट नहीं करेंगे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कब इफेक्ट होगी, जब वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पहुंच जाए, समझ रहे हो, एक एटम को छोड़ के दूसरी जगह पहुंच जाए तब जाके इफेक्ट आएगा ना। वो उस रीजन में घूम रहे हैं तो उसके पॉजिटिव को बैलेंस आउट कर रहे हैं हमेशा यार। वो डिसबैलेंस कब होंगे, जब वो अपने एटम को छोड़ के बगल वाले एटम से जंप करते हुए कहीं और पहुंच जाए, तब आपका मोशन हुआ ना सही तरीके से, उसको हम बोलते हैं मोशन, राइट। चलो ठीक है, आपकी बात अच्छी थी, ठीक है, सोचने वाली बात थी, लेकिन हाँ मतलब हमारा कहने का मतलब है कि वो मोशन और इस मोशन में अंतर है। चलिए खैर, मैंने कहा सर मान लो कि एक शेल है, ठीक है, एक शेल है, इस शेल को मैंने कोई चार्ज नहीं दिया, सब कंडक्टर्स की बातें करेंगे। इसके अंदर मैंने एक और दूसरी शेल रख दी, इस शेल को मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, कितना चार्ज दे दिया, पॉजिटिव क्यू चार्ज दे दिया। अब आप क्या बोलोगे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज आ गया है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज आ गया है तो आप क्या करोगे, सर एक इक्वल एंड ऑपोजिट क्यू चार्ज इसके इनर सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा, एक इक्वल एंड ऑपोजिट क्यू चार्ज इनर सरफेस पे इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये कंडक्टर है, क्या ये कंडक्टर है। अब जरा देखो इस कंडक्टर की बात करो, अगर नेगेटिव चार्ज अंदर वाले सरफेस पे आया तो आप बोलोगे इतना ही पॉजिटिव चार्ज किधर आया होगा, बाहर वाले सरफेस पे, ऐसे ही तो होता है, जितना नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे आया उसका जस्ट ऑपोजिट सरफेस इस सरफेस पे आया होगा, एग्री करते हो इस बात को। तो आप बोलते हो अगर इनर वाले सरफेस पे यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है तो आप बोलोगे सर इसके ऑपोजिट बाहर वाले सरफेस पे कितना होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट कितना चार्ज आया होगा, पॉजिटिव आया होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो आप बोलते हो कि सर अगर ये क्यू चार्ज मैंने इसको दिया था तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू चार्ज ही, नेगेटिव क्यू चार्ज ही आपका इंड्यूस हुआ होगा। तो नेगेटिव क्यू चार्ज अगर अंदर इंदर वाले सरफेस पे इंड्यूस हुआ होगा तो बाहर वाले सरफेस पे भी कितना आया होगा, पॉजिटिव क्यू चार्ज आया होगा। देखिए इंडक्शन में क्या बॉडी का नेट चार्ज चेंज होता है क्या, इस बॉडी पे नेट चार्ज कितना था बेटा, 0 ही था ना, इंड्यूस हुए जितना पॉजिटिव इधर आया उतना ही नेगेटिव इधर गया, ओवरऑल अभी बॉडी का नेट चार्ज कितना है, 0। मैंने कहा जरा इसकी बात करो, इस सरफेस पे अभी भी नेट चार्ज 0 ही रहेगा भाई, क्योंकि ना ही आपने इसको चार्ज दिया है ना ही इससे चार्ज लिया है, आपने सिर्फ इस चार्जेस को सिर्फ रीअरेंज किया है। तो इस बॉडी पे पहले भी न्यूट्रल थी और अभी भी न्यूट्रल होना कंपलसरी है चार्ज कंजर्वेशन की वजह से।
बट आप क्या बोलोगे कि सर क्योंकि यहाँ क्यू चार्ज आया, इनर वाले सरफेस पे क्यू चार्ज आया, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आई। इस रीजन में क्या आई? इलेक्ट्रिक फील्ड आई। आप बोलोगे इस रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, अगर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, तो आप बोलोगे बॉडी अंदर इंड्यूस चार्ज क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। सर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी, इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज से अवे आएगी, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा सर? इस डायरेक्शन में, सही कह रहा ना? पॉजिटिव चार्ज से अवे, गड़बड़ तो नहीं क्या? पॉजिटिव, हाँ यहाँ पे ई इंड्यूस 0 आएगा। वेट, हाँ ठीक है। आप क्या बोलोगे कि सर मैंने एक चीज और देखा था कि किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज वो कितनी करने की कोशिश करेगा? 0। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना करने की कोशिश करेगा? वो 0 करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आप क्या कहते हो कि सर ये अंदर वाले सरफेस पे, देखो ऐसे बोल सकते हो कि अभी इसको ऐसे मत समझो। मैंने कहा जरा देखो यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज लेके आए, इस बॉडी पे जब पॉजिटिव चार्ज लेके आए यहाँ पर, तो क्या करोगे? सर ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? सर ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज अपने को अट्रैक्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये कंडक्टिंग बॉडी नहीं है, इसको बोलते हैं बॉडी। बॉडी मतलब होता है मेटेलिक बॉडी, ध्यान रखेंगे। बॉडी मतलब होता है मेटेलिक बॉडी, राइट? ये तो खाली एरिया ना, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने कहा जरा देखो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये वाली बॉडी का जो नेगेटिव चार्ज है वो उसकी तरफ आ जाएगा, मतलब अंदर वाले सरफेस पे आ जाएगा, और इस वाले सरफेस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो आप बोलोगे सर इसको जितना चार्ज दिया था, आपने बोला ये क्यू चार्ज आपने किसको दिया था? इसको। इस क्यू को न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव क्यू चार्ज आ गया। इस क्यू चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंड्यूस चार्ज कितना हो गया? नेगेटिव आ गया। और आप बोलोगे उतना ही चार्ज बाहर सरफेस पे आ गया। इसको बोलते हैं कि अगर आप किसी भी कंडक्टर के अंदर, हॉलो कंडक्टर के अंदर अगर क्यू चार्ज रखते हो तो वो सरफेस पे चला जाता है। यही बोलते हो, अगर आप किसी भी कंडक्टर के अंदर क्यू चार्ज रखते हो तो वो सरफेस पे चला जाता है। तो एक्चुअली वो चार्ज सरफेस पे नहीं जा रहा है। ध्यान से सुनना, ये शायद अभी 1-2 क्लास पहले किसी ने आयुष या गरिमा तुम लोगों ने डाउट किया कि सर आप कोई भी चार्ज कंडक्टर के अंदर रखते हो तो वो पूरा सरफेस पे चला जाता है। तो यहाँ इस चीज को पूछा था ना किसी ने, आयुष या गरिमा, या फिर कुछ? यस सर। ठीक है, आप बोलते हो कि सर क्या वो चार्ज ट्रैवल करके यहाँ पहुंचा है सरफेस पे? तो बोलोगे नहीं, इसको आपने क्यू चार्ज दिया है, पॉजिटिव क्यू चार्ज। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, इसकी वजह से इंडक्शन हुआ। नेगेटिव क्यू चार्ज इसके इनर सरफेस पे आ गया, इतना ही इक्वल एंड पॉजिटिव चार्ज इसके आउटर सरफेस पे आ गया। तो जो चार्ज आपने क्यू अंदर किया था वो आपको बाहर सरफेस पे दिखने लगा है, उतने अमाउंट का चार्ज, सेम साइन का चार्ज। बट एक्चुअल में क्या वही चार्ज यहाँ ट्रैवल करके आया? तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्या आप बोलोगे कि अंदर वाला चार्ज 0 हो गया है? अंदर वाला चार्ज अभी भी वैसा ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? हाँ, अगर ये कैसी बॉडी होती? सॉलिड होती, ये पूरी बॉडी सॉलिड होती और आपने अंदर वाले सरफेस को क्या दिया होता? चार्ज होता, तो वो ट्रैवल करके बाहर आता है सरफेस पे। वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है पूरी बॉडी की, तो वो ट्रैवल करके बाहर आता, क्योंकि कंडक्टर में अंदर कोई चार्ज नहीं रहता। कंडक्टिंग बॉडी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये ट्रैवल नहीं कर सकता बिकॉज बीच में क्या है? खाली एरिया है, तो ये ट्रैवल नहीं करेगा। बट ये इंड्यूस चार्जेस को इस तरीके से अरेंज करेगा कि बाहर वाले सरफेस पे आप बोलोगे क्या होगा? जितना चार्ज आपने अंदर दिया ऐसा लगेगा कि सर बाहर पहुंच गया पूरा का पूरा चार्ज। ठीक है, तो ऐसा आपको लगेगा, एग्जैक्टली ऐसा नहीं पहुंचता है। तो आप बोल सकते हो कि हाँ सर जितना भी चार्ज आपने इंड्यूस अंदर दिया वो पूरा का पूरा आपको कहाँ मिल जाएगा? सरफेस पे मिल जाएगा, एग्जैक्टली सेम साइन का चार्ज। तो ये अरेंजमेंट इस तरीके से करते हैं बाय इंडक्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। अब क्या होगा? मैंने कहा मान लो इसको, अब मैंने इसको ही, ये जो आउटर सरफेस है यहाँ पे प्लस क्यू था और यहाँ पे माइनस क्यू था अंदर। अगर मैंने इसको बाहर वाले सरफेस को ग्राउंड कर दिया, अब हाईलाइट कर लो, पॉइंट लिख लो, जब भी आप किसी सरफेस को ग्राउंड करते हो मतलब अर्थ से कनेक्ट करते हो, उस सरफेस का पोटेंशियल 0 हो जाता है। लिख लो उसको, हाईलाइट कर लो बड़ा सा अपनी लैंग्वेज में। Whenever you connect
अ पॉइंट और सरफेस, कंडक्टर का कोई भी सरफेस को आप अगर अर्थ से कनेक्ट करते हो, ग्राउंड करते हो, तो उस सरफेस का पोटेंशियल कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। चार्ज जीरो की गारंटी नहीं कह रहा हूं मैं, पोटेंशियल जीरो की गारंटी कह रहा हूं। ठीक है, उस सरफेस का पोटेंशियल कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। चार्ज की गारंटी नहीं ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? जैसे ही अर्थ से कनेक्ट करोगे, क्या करोगे? जैसे ही अर्थ से कनेक्ट करोगे तो आप बोलते हो ये सरफेस का जो एक्स्ट्रा चार्ज था, आपने बोला पोटेंशियल जीरो करना है मुझे। क्या करना है? पोटेंशियल मुझे जीरो करना है। तो पोटेंशियल जीरो इस केस में तभी हो सकता है जब ये पूरा का पूरा चार्ज आपका अर्थ में फ्लो कर जाए। पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो करता नहीं, इसका मतलब उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेंगे, और जितना पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे मुझे दिख रहा था ये उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। आप बोल दोगे सर इसका मतलब इसके पोटेंशियल को कितना कर देंगे? जीरो कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो गया? अभी तक देखो ये बॉडी न्यूट्रल थी आउटर वाली, अभी अंदर अंदर ऐसे ही रहना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था। अंदर वाला जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस था उसको अंदर वाले हॉलो स्फीयर ने पकड़ रखा है, उस चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा, उस चार्ज को न्यूट्रलाइज नहीं होने देगा। इंडक्शन में भी हमने ये चीज देखी थी, राइट? इस नेगेटिव चार्ज को तो इस बॉडी ने पकड़ रखा था, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, है ना? तो आप बोलते हो कि बाहर वाले सरफेस पे पोटेंशियल कितना आ गया? जीरो आ गया। बाहर वाले सरफेस पे पोटेंशियल कितना आ गया? जीरो आ गया। ठीक है, अगर आप थोड़ी देर बाद इस अर्थ को आप हटा दो, इस अर्थ को जब आप हटा दोगे, थोड़ी देर बाद इस अर्थ को आपने हटा दिया और अंदर वाला स्फीयर हटा दिया, अब यही नेगेटिव चार्ज आप बोलोगे कहां पहुंच जाएगा? बाहर पहुंच जाएगा। अब ये बॉडी कैसे हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। आप बोलो सर ये नेगेटिव चार्ज कहां से आया? अर्थ से आया था। नेगेटिव चार्ज कहां से आया था? सर ये अर्थ से आया था। ये चीजें हम इंडक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो। याद आ रहा है? इंडक्शन में किसी बॉडी को चार्ज करने का तरीका यही होता था, एक चार्ज बॉडी को लेके आते थे न्यूट्रल के सामने, उसमें दो सरफेस पे अलग अलग चार्जेस इंड्यूस होते थे, एक सरफेस को, पीछे वाले सरफेस को हम अर्थ कर देते थे और उसको फिर हटा देते थे, और फिर ये चार्ज वाली बॉडी हटा देते थे, तो जो चार्ज एक्स्ट्रा आता था वो पूरे बॉडी पे क्या हो जाता था? एक्यूमुलेट हो जाता था। तो वो कुछ ये प्रोसेस होता है, इसमें इस चीज को ध्यान रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? किसी कोई डाउट? आई वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब अगर क्लियर है तो देखो मैं क्वेश्चन देता हूँ, उससे थोड़ा और समझने की कोशिश करना, शायद और क्लियरिटी आ जाए। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, अब ये सब मैं क्वेश्चन ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कोई थ्योरी नहीं है इसमें। सर देखो, आपने बोला कि सर मेरे पास दो हॉलो स्फीयर है, ठीक है? मैंने बोला कि सर मैंने इसको Q1 चार्ज दे दिया, जब मैंने आउटर सरफेस को चार्ज दिया, अंदर वाले पे कभी भी इंडक्शन नहीं होता। इंडक्शन हमेशा अंदर वाली की वजह से बाहर होता है, क्योंकि जब भी आप स्फीयर को कोई भी चार्ज देते हो वो हमेशा बाहर नेट इफेक्ट क्रिएट करता है, अपने बॉडी के अनसाइड वाले पोर्शन पे कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं करता। दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। ठीक है, आप जरा देखो, अब मैंने बोला कि मान लो इसका रेडियस दे दिया आपने R2 और इसका रेडियस दे दिया R1, इसको चार्ज दे दिया प्लस Q1। What I have done is now I have connected this portion to the ground. अब मुझे ये बताओ, क्या यहां से कोई चार्ज का आदान प्रदान होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो कितना होगा? दो चीजें बात करनी। पहले तो ये बताओ, क्या ग्राउंड से यहाँ पे कोई आदान प्रदान होगा कि नहीं होगा? पहला तो क्वेश्चन यही है। एनीवन? सर होगा। सर होगा। होगा, चलिए। बेटा कंचन, बहुत दिनों बाद तुझे आवाज आई है, कहाँ बैठा हुआ था? सर चार्ज की वैल्यू है R2 Q1 अपॉन R1। सर मैंने तुझसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर दे। सर लास्ट क्लास में नेट खत्म हो गया था। लास्ट क्लास में नेट खत्म हो गया। चलो, बाकी लोग कुछ बोलेंगे?
यस सर होगा। होगा। अब क्यों होगा इसका आंसर? सर क्योंकि वहाँ पे क्योंकि पोटेंशियल तो है ही, और पोटेंशियल वेरी जब गुड। आपने बोला कि सर अगर मैं सरफेस को एक क्यू चार्ज देता हूं तो सरफेस के अंदर हर जगह पोटेंशियल कितना होता है हॉलो स्फीयर में? के क्यू बाय आर। मतलब इस पॉइंट पे भी हर जगह पे पोटेंशियल कितना होगा? इनिशियली के क्यू बाय के क्यू वन बाय किसका? बड़े वाले का रेडियस का, राइट? तो ये पोटेंशियल जीरो नहीं है। तो जब आपने अर्थ से कनेक्ट किया तब उसका पोटेंशियल जीरो होगा। इसका मतलब कोई ना कोई चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा, मैंने उसको बोल दिया क्यू इंड्यूस। अब वो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव होगा, वो हमने कहा देख लेते हैं। मैंने कहा जरा देखो उसको निकालने का तरीका क्या है। मैंने कहा पहले इस पे पोटेंशियल कितना था, कुछ था। अब आपने बोला कि फाइनल पोटेंशियल कितना होना चाहिए? जीरो। तो आप बोलोगे जब फाइनल पोटेंशियल, मैंने कहा किसकी वजह से आएगा? आप बोलोगे पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी, देखो आउटर स्फीयर की वजह से जो इस पे पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू वन बाय आर वन। हॉलो स्फीयर के अंदर हर जगह पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से कितना होगा? के क्यू वन बाय आर वन, यानी का प्लस। अब यहाँ पे कुछ के क्यू आ गया, ठीक है। ये क्यू कहां से ट्रेवल हुआ? सर यहाँ से आया और अर्थ से आया, मैंने उसको क्यू इंड्यूस बोल दिया। तो आप बोलोगे उसकी वजह से यहाँ पे कितना होगा? के इंड्यूस बाय आर टू। ये इस हॉलो स्फीयर पे या इस स्फीयर पे चार्ज जो आया है, तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट पे सरफेस पे कितना होता है? के क्यू इन बाय आर टू। मैंने कहा बट दिस पोटेंशियल हैज टू बी जीरो बिकॉज़ इट इज कनेक्टेड टू द अर्थ। अर्थ से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल हैज टू बी जीरो। तो मैंने कहा इसको इक्वेट करोगे तो देखो क्यू इन की वैल्यू जो आएगी वो आ रही है, के से के कैंसिल हो जाएगा, के हो जाएगा माइनस ऑफ r1 बाय r2 टाइम्स ऑफ q1। ठीक है, सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है? माइनस ऑफ r1 बाय r2 टाइम्स ऑफ q1। कोई दिक्कत? गलत तो नहीं किया मैंने? देखना है। हाँ सॉरी उल्टा किया है। ये आएगा आपका r2 और ये आएगा r2। इसको सॉल्व किया और कुछ नहीं किया मैंने। नेगेटिव आएगा, देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव आएगा। ऑफ कोर्स सी बात है सर, इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल था तो आप बोलते इसको जीरो करना है तो नेगेटिव पोटेंशियल आएगा तभी तो जीरो कर पाओगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन दे दूं, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर रहा हूं। ये छोटी छोटी चीजें सीखना है। मैंने कहा सर ये अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर था। कैसा था ये? अनचार्ज था मेटेलिक। हाँ जी हाँ, ओके। आपने बोला एक अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर था, ठीक है। इस अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर से कुछ डिस्टेंस पर मैंने एक क्यू चार्ज रख दिया। कितना चार्ज रख दिया? क्यू चार्ज रख दिया। मुझे बताना है इस पॉइंट पे, सेंटर पे, एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? और पोटेंशियल भी बता दो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। मैंने बहुत सी बातें देखो क्यों, मैंने कहा अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस सरफेस पे कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। सच दैट कि वो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस डायरेक्शन में इंड्यूस कर देंगे, ई इंड्यूस, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो देखिए कुछ ऐसी आएगी ड्यू टू दिस चार्ज। ठीक है, आप बोलोगे सर वो इस तरीके से अरेंज होंगे कि अंदर क्योंकि कोई चार्ज है ही नहीं, इसके अंदर जब तक कोई चार्ज नहीं है, कैविटी है एक तरीके से, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए? जीरो। अगर अंदर कोई चार्ज रखा होता तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, बट अभी अंदर कोई चार्ज है नहीं, तो आप बोलोगे सर ई इंड्यूस इज इक्वल टू होगी ई क्यू। अब आप बोलोगे सर अगर कोई मुझसे पूछे इंड्यूस की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर सेंटर की बात कर रहा हूँ, सेंटर से ये डिस्टेंस अगर आपको स्मॉल आर दे रखी है
तो आप बोलोगे इसकी वजह से सेंटर पे कितना आएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो आप बोलोगे ए इंड्यूस भी कितना आएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर ही आएगा। मैंने कहा पोटेंशियल बता दो कितना होगा। मैंने कहा सर पोटेंशियल कैसे निकालोगे, मैंने कहा जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है उतना ही हर जगह अंदर होता है। जितना पोटेंशियल अंदर होता है उतना ही आप बोल सकते हो कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल पाओगे। हाँ सर, एक्चुअली वी सेंटर कितना होगा सर, वी सेंटर केवल इसकी वजह से निकाल लो के क्यू बाय आर। आपको लग रहा होगा कि सर ये नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस की वजह से आपने क्यों नहीं निकाला पोटेंशियल। मैंने कहा सर इनकी वजह से पोटेंशियल आएगा ही नहीं अंदर। आपको याद होना चाहिए कि सर हॉलो स्फीयर पे जो भी सरफेस आप बाहर रखते हो उसकी वजह से अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होता और उसकी वजह से अंदर कोई पोटेंशियल में भी चेंज नहीं आता। तो जो पोटेंशियल आ रहा होगा सेंटर पे वो किसकी वजह से आ रहा होगा, केवल इसकी वजह से आ रहा होगा। हाँ, आप इसको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे आप निकाल लो, सेंटर पे तो इतना होता है। हाँ सर, आप बोलते हो ये हर जगह बी एट एवरी प्लेस इनसाइड इज इक्वल टू बी एट एवरी पॉइंट, ऐसे ही बोल सकते हो इनसाइड। हर जगह आप बोलोगे इतना ही बी होगा, हर जगह कितना होगा, इतना ही बी होगा। दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो कि सर आपने फिर सेंटर पे क्यों निकाला, सरफेस पे क्यों निकाला। मैंने कहा देखो सेंटर पे ऐसे भी बोल सकते हो कि सर इसकी वजह से कितना आ रहा है के क्यू बाय आर, और जितना नेगेटिव चार्ज ये है उतना ही पॉजिटिव चार्ज ये है। हर नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस आर है, रेडियस अगर हम आर ले लेते हैं, हर पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस भी कितनी है, आर है। तो जितना पोटेंशियल इस नेगेटिव की वजह से आ रहा होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉजिटिव की वजह से भी आ रहा होगा। और क्योंकि हर पॉइंट चार्ज की जो पॉजिटिव और चार्ज की डिस्टेंस कैसी है, सेम है, तो नेगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल कैसे होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो सेंटर पे तो आप बोलते हो कितना आएगा, के क्यू बाय आर आएगा। बट इसके अलावा और आप किसी पॉइंट पे निकालने जाओ और आप इस फंडे को यूज ना करो, आप बोलोगे सर यहाँ पे निकालोगे तो सर इसकी वजह से आएगा कुछ, नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस और पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस इस पॉइंट में अब सेम नहीं है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो इंड्यूस चार्जेस की वजह से भी आएगा और इसकी वजह से भी आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस की डिस्टेंस सेम नहीं है, तो इनकी वजह से भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा जरूर। तभी तो वो पोटेंशियल ऐसा होगा कि इसका पोटेंशियल प्लस इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल नेट मिला के हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू कितनी रखने वाले हैं, कितनी ही रखने वाले हैं। क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रखने वाले हैं, 0। तो आप बोल सकते हो अंदर कहीं पे भी पोटेंशियल में चेंज हो ही नहीं सकता, बिकॉज ई वी क्या होता है, या ई क्या होता है, डीवी बाई डी आर। अगर ई 0 है तो डीवी 0 है, डीवी 0 मतलब चेंज इन पोटेंशियल 0 है, मतलब हर जगह आप बोलेंगे अंदर पोटेंशियल कैसा है, सेम है। क्लियर है बात, कोई डाउट इसमें? अरे कुछ तो बोलो, नहीं है तो ना बोलो, हाँ है तो हाँ बोलो। नो सर। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ। मैंने कहा सर ये एक स्फीयर है, ठीक है, इसको मैंने चार्ज दे दिया है Q और इसका रेडियस दे दिया है A। मैंने कहा दूसरा स्फीयर है, इसको चार्ज कुछ भी नहीं दिया है और इसका रेडियस है B, और नाउ दे आर कनेक्टेड, नाउ दे आर कनेक्टेड। ठीक है, सेम मेटल के बने हुए हैं, सेम मेटल के बने हैं। नाउ दे आर कनेक्टेड, हमें जैसे ही इसको कनेक्ट किया, कंडक्टिंग पार्ट दिया, चार्जेस ऑन ईच स्फीयर निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो मेटेलिक स्फीयर है, ये मेटेलिक है, ध्यान रखें कैसे सरफेस, ये मेटेलिक है। नाउ दे आर कनेक्टेड, एक को चार्ज दे रखा है, आपने कनेक्ट किया तो इसका चार्ज का कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो आपको बताना है कि दोनों सरफेस पे, दोनों स्फीयर पे फाइनल चार्जेस कितने होंगे। फाइनल का मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा उसके बाद। जैसे ही कनेक्ट होंगे तो देखो चार्ज का फ्लो होगा, कुछ देर के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ जाएगी और चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। उस कंडीशन में मुझसे अगर कोई चार्ज पूछे तो कितना होगा। Anyone? सर माइनस बी अपॉन ए क्यू ना
सर क्या QB कंसेप्ट अपॉन बताया A plus B, सॉरी QB अपॉन A plus B। QB अपॉन A प्लस बी, किसके चार्ज की बात कर रहे हो? दोनों पे सेम होगा नहीं, तो किसके चार्ज की बात कर रहे हो आप? जो चार्ज B वाले जिसका रेडियस B है। नहीं, आप उल्टा बता रहे हो उधर। एक सेकंड, बी वाले का, हाँ सही है, बी ऊपर बी बता रहे हो ना कि ए है ऊपर? B। हाँ ठीक है। देखो भैया इसका मैं बताऊं, मैंने कहा सर फाइनल पोटेंशियल, इसका सॉल्यूशन क्या होता है सर? फाइनल पोटेंशियल सेम होना चाहिए। जब भी दो बॉडीज करेक्ट है, याद करो फिर से मैं कंडक्शन में मैंने कहा दोनों बॉडीज, तब मैंने बोला था कि सर इनमें चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं होंगे। चार्ज के सेम होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होगी, चार्ज में सेम होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होगी, ठीक है। मैंने कहा पोटेंशियल सेम होना चाहिए। मैंने कहा मान लो इस पे चार्ज आ गया है Q, तो इस पे कितना चला जाएगा Q माइनस Q, ऐसा लिख दूं। फाइनल चार्ज इस पे Q है, इस पे कितना हो जाएगा Q माइनस Q। आप बोलोगे सर इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा KQ/A, इसके सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा KQ/A, इसके सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा KQ माइनस Q/A। सर इक्वेट कर लो, Q की जो वैल्यू आ रही है, सॉरी KQ/B होगा। मैंने कहा सर Q की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, देखो Q नहीं, अभी और सॉल्व करना पड़ेगा। QB इज इक्वल टू Q इंटू A माइनस Q इंटू B। तो Q क्यों आना चाहिए ना? एक सेकंड बेटा, आता हूँ। देखो आप बोलोगे सर ये Q आ गया इतना, टोटल चार्ज इनटू जिसका रेडियस, जिसके चार्ज की बात कर रहे हो उसका रेडियस अपॉन A प्लस B। आप सिमिलरली Q माइनस B निकालोगे तो Q माइनस Q जो आएगा दैट विल कम एज टोटल चार्ज इनटू रेडियस B अपॉन A प्लस B। हाँ बेटा, अब बोलो क्या बोल रहे थे? सर LHS में K कैपिटल Q। K कैपिटल Q क्यों बेटा? अच्छा हाँ ठीक है, आ गया। कैपिटल Q तो टोटल चार्ज है ना बेटा, उसी में से कुछ इस पे रह गया होगा, कुछ आगे डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। इस केस में ध्यान रखना ये दो चार्जेस अलग अलग रखे हैं स्पेयर, है ना, इनको वायर से कनेक्ट किया गया है, एक दूसरे को अदरवाइज ये इफेक्ट नहीं करेंगे। वरना आप सोचो सर इस पॉइंट पे पोटेंशियल इसकी वजह से भी तो आएगा, ठीक है। ये दोनों बहुत दूर दूर रखे हैं एक तरीके से, मान के चलो इनको सिर्फ कंडक्टर वायर से कनेक्ट किया गया बस, तो हम सिर्फ और सिर्फ इनके खुद के इफेक्ट को कंसीडर करेंगे। क्लियर है बात? कर पाएंगे क्वेश्चंस? अब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला क्वेश्चन है उसको जरा आप लोग ट्राई करना, ठीक है। उसमें देखो क्या ट्रिक थी, जब आप इनसाइड वाले पे अगर Q चार्ज है तो बाहर वाले इंड्यूस भी ऐड होगा बाहर वाले सरफेस पे, है ना। उसने सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछी आउटर सरफेस पे, तो आप लोग उसको अभी काउंट नहीं कर रहे थे। अभी तक आप क्या बोले थे, अगर मैंने इसको Q1 दिया तो इस पे सरफेस पे Q1 ही होगा। अगर अंदर वाले सरफेस पे Q1 दिया है और बाहर वाले सरफेस पे Q2, उस क्वेश्चन को मैं हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 कुछ ये ऐसा होगा। आपने अगर इसको Q1 दिया है और इसको कितना दिया है Q2, तो आप बोलोगे इस Q1 की वजह से यहाँ पे भी Q2 चार्ज और आ जाएगा ना, सॉरी Q1 अंदर वाले Q1 की वजह से इस सरफेस पे भी चार्ज आ जाएगा Q1। और आप बोलते हो अगर इसको सरफेस को आपने Q3 दिया है, आप बोलोगे इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है Q2 प्लस Q1, तो आप इसमें बोलोगे ये भी ऐड हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है किसी को? उस क्वेश्चन में आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटीज का रेशियो पूछा है उसने, आप लोग Q1, Q2 और Q3 कंसीडर करके सॉल्व करके, इसलिए शायद आपके आंसर्स मैच नहीं कर रहे होंगे। ये वाला कांसेप्ट आप शायद उस टाइम पे नहीं अप्लाई कर पा रहे हो कि आपको ये चीज ज्यादा आइडिया नहीं था। आयुषी, गरिमा, चैनिका एंड गोविंद, अमन, बाकी लोग जितने लोग मेरे को नाम सामने दिख रहे हैं मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ 15th नंबर डीपीपी। अमन को क्यों बोल रहा हूँ, अमन ने तो डीपीपी सॉल्व नहीं किया है ना। यस सर। 15th नंबर क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करना, नहीं बने तो फिर मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछना। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो, तो आज की क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसलिए थी बिकॉज में छोटी छोटी बातें मुझे बतानी थी। इस पे क्वेश्चंस काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हाँ इतने कंसेप्चुअल मैं पूछ सकता हूँ। नीट जल्दी में इतना ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन कम पूछता है, कम पूछता है, मैंने ये नहीं कहा पूछता नहीं है,
कभी कभी पूछ लेता है, अच्छे क्वेश्चन देता है ना, एवरी ईयर 3 से 4 क्वेश्चन 45 में से अच्छे देता है, तो कभी कभी वो इस टाइप के कंसेप्ट अगर इस चैप्टर से डालना होगा तो वो ऐसे कंसेप्ट ऐड कर देता है। वाइवा में ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं आपके 12th में, ठीक है, तो या एक एक 2-2 नंबर में भी कभी कभी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, ठीक है, तो थोड़ा आपको कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे थोड़ा सा इसमें ना, मेरे को डाइलेक्ट्रिक के बारे में और छोटी सी बातें करनी है, वो बात करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। कैपेसिटेंस अभी मैं नहीं पढ़ाता हूँ, एक बार करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी तब मैं वापस से कैपेसिटेंस पर आऊंगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, डाउट्स? चलिए, कौन था यार आज एडमिन में? आमिर सर, दिव्या मैम, कौन था? मैं भूल भी गया। हर सर, आमिर सर, हाँ जी सर। सर अमीर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, खत्म करते हैं। ठीक है सर, मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। ओके, चलिए एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू। जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए जिसमें आंसर में करेक्शन के कुछ